सफल होगी तेरी आराधना। छोड़ो मुझे प्लीज। अरे रुक ना, सुन तो। देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। आप लोग मेरे साथ ऐसी तरह से बात नहीं कर सकते। अरे, थोड़ी देर रुक के जाएगी तो क्या हो जाएगा? मैं यहाँ काम करने आई, आप लोग। अरे जिस घर तू काम करने आई है वो घर मेरा, और आगे चल के इस घर का मालिक मैं बनने वाला हूँ। मेरी तरफ से आज इसकी छुट्टी और पगार नहीं काटूंगा। ओए, आ जाओ, एक एक शॉट हो जाए। मैडम, जबरदस्ती करने पे मत लगाइए, मान जाइए ना। थोड़ा रुक जा, मजे आएंगे। मेरी मदद कीजिए। आज की पार्टी तू कभी नहीं भूलेगी। पैसे भी मिलेंगे और मजे भी। पापा, इस लड़की की मदद कैसे करूं? ए, रोक उसको। कोई था क्या यहाँ? कोई दिख तो नहीं रहा। छोड़ो, चलो।
बच्चे को ऐसे कोई छोड़ के जाता है क्या? ये आराधना कहाँ चली गई? आराधना! आवाज से डर लग रहा है ना, इससे डर नहीं लगेगा अभी, ठीक है? ये आराधना बच्चे को ऐसे छोड़ के कहाँ चली गई? एक्सक्यूज मी मैम, अभी आई। तुम अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे थे? हम तुम्हें यहां सबसे मिलवाना चाह रहे थे और तुम गॉड, तुमने ट्रिक ली। सर दिवाली पार्टी थोड़ी पी भी ली तो क्या हो गया? और ये तुम ये बात कब समझोगे कि अब तुम एक नॉर्मल बच्चे नहीं? अगले हफ्ते माधव तुम्हें लीगली अडॉप्ट करने वाला है। तुम्हारे नाम के पीछे भारद्वाज परिवार का सरनेम लगेगा। सारे प्रॉपर्टी के इकलौते वारिस बनोगे तुम। हम यहाँ तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे और तुम होगे। यहाँ पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। हमारे रिश्तेदार भी हैं और हमारे बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। और आज इस पार्टी में तुम्हारे अडॉप्शन का अनाउंसमेंट होने जा रहा है। उसके बाद लोग तुमसे मिलना चाहेंगे, तुम्हारे कांटेक्ट में रहना चाहेंगे। और तुम इस घर से बाहर शराब के नशे में पार्टी कर रहे हो। यूजलेस कहीं के। सुनो, अनाउंसमेंट से पहले हम तुम्हें सबसे मिलवाना चाह रहे हैं। सबके सामने ठीक से बिहेव करना। चलो। ये मेरा बेटा आर्यन। मनिका जी, ये बाहर भारद्वाज जी है ना? माधव जी को हमने पिछले 1 साल से नहीं देखा। और ये बच्चा किसका है उनकी गोद में? देख रहे हैं आप, मुझे लगता है दिवाली के दिन मेरी जुबान ना काली हो गई है। जो बोला था सच हो रहा है। देखिए ना शुशु। चुप रहा करो तुम। साहब जी, आप मेरे बच्चे को, आप क्यों खामखा परेशान हुए? मुझे माफ करना, आपको मेरे बच्चे को सुलाना पड़ा। कैसी लापरवाह माँ हो तुम? तुम्हें पता नहीं कि दिवाली के दिन पटाखे और धुएं से बच्चे को दिक्कत होगी और ऐसे ही छोड़ के चली गई? कोई निगरानी भी नहीं रख रहा था उस पर। कम से कम किसी से मदद मांग लेती। क्या करने? ये तो तुम्हारे हाथों में क्या कर रहा है? किसने ये काम दिया तुम्हें? सुनो, कितने टाइम से यहाँ काम कर रही हो?
तुम्हें इतना नहीं पता कि किसको क्या काम देना है? क्या करवा रही थी इससे? बाहर का काम क्यों दिया? तुम जानती नहीं इसके पास छोटा बच्चा है? अगर काम देना ही था तो घर का काम देती, घर के अंदर का काम देती, ताकि घर के काम के साथ साथ वो बच्चे की देखभाल भी कर सकती। खैर, एक काम करो, अपने बच्चे को पकड़ो और ये मुझे दो। मुझे दीजिए। कल के कल ही बच्चे को घुमाने के लिए गाड़ी का इंतजाम करो। जी। मैं पिछले 20 साल से इस घर में काम कर रही हूँ, लेकिन आज तक मुझे किसी ने किसी बात के लिए नहीं डांटा। लेकिन आज इस घर की आई हुई लड़की की वजह से मुझे सबके सामने इतना कुछ सुनना पड़ा। अरे माधव जी आ गए। काफी दिन बाद दिखे माधव जी। हाँ चलिए मिलते हैं इनसे। एमडी सर, आपको देख के बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि आप भी अच्छा फील कर रहे हैं। और कितने बार कहूँ आपसे, आप बस मेरे पूरे दिन का हिसाब कर दीजिए, मुझे घर जाना है। चिल्ला मत। घर जाना है तुझे? यहाँ काम कौन करेगा? पार्टी के बाद जो सारा सामान समेटना है वो कौन करेगा? वो आप चाहे किससे भी करवा लीजिए, मुझे अब यहाँ काम नहीं करना है। आप बस मेरा हिसाब कर दीजिए। जब तुझे काम ही नहीं करना है तो हिसाब किस बात का? बोल। ये तो अच्छा है मैं आपसे ज्यादा पैसे नहीं मांग रही, वरना मेरे साथ जो इस घर में हुआ है। चुप हो जा। धमकी दे रही है तू मुझे? जलेबी को धमकी? इतनी हिम्मत हो गई तेरी? एक पैसा नहीं मिलेगा तुझे। निकल यहाँ से, निकल जा। अब मैं भी देखती हूँ तुम मुझे पैसे कैसे नहीं देती। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना, मैं बाहर गेस्ट के सामने बताऊंगी। ए, सुन। अरे समझ में नहीं आता तुझे? हाँ? इस घर के मालिक माधव दास जी है। क्या हुआ? ये लड़की क्यों चिल्ला रही है? इस घर के लड़के ने मेरे साथ जो कुछ भी किया ना, वो मैं माधव दास जी के सामने बताऊंगी। सुना है वो एक सच्चे इंसान है, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते। तुम कहीं नहीं जाओगी लड़की। चले बे। जी मैडम। ये लड़की क्यों तप रही है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि आज इस पार्टी में इतने सारे वीआईपी गेस्ट आए हुए हैं, माधव भी इस पार्टी में मौजूद है। इस लड़की को जितने पैसे चाहिए इसके मुंह पर मारो और अभी और इसी वक्त इसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दो। बहुत सुन लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब मुझे पैसे नहीं, इज्जत चाहिए। इस घर के बेटे ने मेरे साथ जो भी कुछ किया है, मैं माधव दास जी को बताऊंगी। इस घर के बेटे आर्यन ने और उसके दोस्तों ने मिलकर मेरे साथ बदतमीजी की है। और मैं किसी तरह से वहां से बचकर निकली। मॉम झूठ कह रही है, मैं इसको जानता भी नहीं। ये लड़की इस तरह चिल्ला क्यों रही है और रो क्यों रही है? और कौन किस पे इल्जाम लगा रहा है? कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा है, बस गलत फहमी हुई है। वो बच्चों ने ड्रिंक्स ले ली थी तो
पर तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नथिंग सीरियस। जब बात लड़की की इज्जत और शराब की हो तो गलतफहमी की गुंजाइश नहीं। गलती की गुंजाइश ज्यादा लगती है। कौन है? मैं कैटरिंग सर्विस में काम करती हूँ। एक काम कीजिए, आप बाहर आइए। मिस्टर पतिदेव, आप घर के हर तमाशे में पीछे क्यों रह जाते हैं? चलिए बाहर चलकर आतिशबाजी देखते हैं। वैसे भी सालों बाद इस घर का तापमान बढ़ा है और भगवान करे इस आग में तुम्हारी बहन के सारे सपने जलकर राख हो जाए। क्या शूशू? अरे जिसके दम पर वो हमें दबाने की कोशिश करती रहती है। अब चलो चलकर नजारे देखते हैं बाहर। आओ आओ। गलती चाहे जिसकी भी हो, लेकिन गलती को सुधारने का पहला तरीका गलती को स्वीकार करना होता है। सच सच बोलो आर्य, ऐसा कुछ हुआ था? सच कहोगे तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। बड़े मामा, वो मैंने कुछ नहीं किया। फ्रेंड्स ड्रिंक कर रहे थे, मैंने नहीं पी। वो लोग को शायद इससे कुछ बात करनी थी तो। पर ये ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने कोई मिसबिहेव नहीं किया। झूठ बोल रहा है सर, इसने पी थी। और ये और उसके दोस्तों के साथ मुझे, अगर मुझे कोई बचाने नहीं आता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। माधव, तुम आर्यन को बचपन से जानते हो। तुमने इसे पाल पोस के बड़ा किया है। तुम्हारी परवरिश कभी गलत नहीं हो सकती, फिर चाहे लोग कुछ भी बोले। ये लड़की सिर्फ पैसों के लिए इतना बड़ा ड्रामा कर रही है। मैडम जी, पैसे इज्जत से ज्यादा नहीं होते। आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसका गवाह है वो लड़की इसी घर में काम करती है। आज उसकी ड्यूटी एंट्री गेट पे है। आज उसी ने मेरी इज्जत बचाई है। हमारे घर में काम करने वाली लड़की? कौन है वो लड़की? आराधना। ये शायद आराधना की बात कर रहे हैं। जलेबी, तुमने ही आराधना को घर का काम करने बाहर भेजा था ना? बोलो। हाँ। आराधना को लेकर आओ। आराधना, मुझे तुमसे सच सुनना है।
आज तक मैं तुम्हें जितना भी जान पाया हूं, ये तो जरूर जानता हूं कि तुम हमेशा सच्ची बात करती हो, और शायद तुम ये भी जानती हो कि सच मेरे लिए कितना जरूरी है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि तुम एक ईमानदार, नेक और सच्ची बात करने वाली लड़की हो, और मेरा ये मानना है कि तुम मेरे विश्वास को तोड़ोगी नहीं। तो जो भी है साफ साफ कहो। देखो, घबराओ मत, मैं कह रहा हूं ना, बताओ। साहब जी, ये लड़की सच कह रही है और मैंने ही बचाया है इसे इनसे और इनके दोस्तों से। मामा ये झूठ बोल। जब तुझे मालूम है मुझे झूठ से कितनी नफरत है, हमारे घर में रह के ये परवरिश दी हमने तुमको, हाँ? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे नाना कौन थे? क्या तुम भूल गए कि मैं कैसा हूं? तुम हमारे बीच के नहीं हो सकते। तुम हमारे बीच के? भैया क्या कर रहे हैं भैया? बच्चा है वो, पार्टी का दिन था, गलती हो गई उससे, माफ कर दीजिए उसे। वैसे भी आज त्योहार का दिन है। तुम हमारे घर में आई हमारी सेवा करने के लिए, तुम्हारी सेफ्टी और सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी थी, और मुझसे गलती हो गई, क्योंकि हमारे घर के बच्चे ने तुम्हारे साथ ये बेशर्मों जैसा सलूक किया। हमारे घर की परंपरा है कि लड़की चाहे घर की हो या बाहर की, उसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है। लेकिन शायद हमारी परवरिश में कुछ कमी रह गई हो, जो हमारे घर के लड़के ने ऐसी घिनौनी जुर्रत की। मेरे माता पिता हमेशा से मेरी बड़ी बहन को और मेरी बीवी को भी मुझसे और मेरे छोटे भाई से ज्यादा मान देते थे, और हमें भी यही सिखाया गया है। लेकिन शायद हम इस नालायक को ये सबक नहीं सिखा पाए, इसलिए मैं तुमसे सच में माफी मांगना चाहता हूं। मेरा बस यही मानना है कि पैसा कभी भी इज्जत की भरपाई नहीं कर सकता। ये लड़का तुम्हारा गुनहगार है, तुम जो सजा चाहे इसे दे सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं खुद पुलिस को कंप्लेन कर सकता हूं। ये हुई ना बात। सर, आपने सच का साथ दिया और आपने जो गलती की नहीं उसकी आप माफी मांग रहे हो। आपके घर के एक मेंबर ने मुझे बचाया इन लड़कों से, बस इतना काफी है मेरे लिए। आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया है। अब मुझे ये बात बढ़ानी नहीं है, मैं चलती हूँ। रुकिए, ड्राइवर से कहो कि इन्हें इज्जत समेत घर छोड़ के आए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई हो। इसलिए हरिन,
ना हमारे परिवार के संस्कार सीख पाया और ना ही कोई सभ्यता। बेहद अफसोस है ये कि ना आर्यन घर का बेटा बन पाया और ना ही हमारे बिजनेस के उसूल सीख पाया। शिक्षा और संस्कार की फील्ड में हम एजुकेशन सिर्फ हमारे लिए एक प्रोफेशन नहीं बल्कि हमारा मिशन भी है। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि आने वाले 5 दिनों में हमें ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे आगे जाकर हमें अफसोस हो। गोद लेने की रस्म हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बेटा रस्म से नहीं, बाप के कदमों पे चलकर, उसके रास्तों पे चलकर बेटा बनता है। और जब तक आर्यन इस परिवार के संस्कार और मूल्यों से जुड़ता नहीं, बाप बेटे का रिश्ता कायम नहीं होगा। उस 2 टके की लड़की ने 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में मेरे 20 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया। जिस सपने को साकार करने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, उस गवाह की एक गवाही से सब कुछ टूट गया। सब कुछ टूट गया। लेकिन नहीं, इतनी आसानी से ये नहीं बिखर सकता, नहीं बिखर सकता। मैंने सालों साल इस दिन के लिए दिन रात एक किया ताकि ये बेऔलाद माधव और दामिनी मेरे बेटे को गोद ले ले, और उसके बाद मेरा बेटा आर्यन भारद्वाज परिवार की सारी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी बन जाए। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैंने सब कुछ किया, सही गलत सब कुछ। लेकिन अचानक एक दिन दामिनी ने सरगसी से बच्चा पैदा करना चाहा। बात छुपाई थी? कौन सी बात छुपाई थी? दीदी, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि दामिनी के 3 मिसकैरेजेस हो चुके हैं। दरअसल ये सलोनी का ही आइडिया था, सरोगेसी का। मतलब अगर दामिनी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो हम किसी और की कोख किराए पर ले सकते हैं। नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि माधव के इस घर में बच्चे की किरकारियां गूंजे। इसलिए मैंने वो सरगसी ही नहीं होने दी। दामिनी और माधव आज मुंबई के लिए निकल रहे हैं। वहां मुंबई में दादर में एक डॉक्टर प्रसाद है। डॉक्टर प्रसाद ने उन्हें फोन करके ये बताया है कि उन दोनों का जो सैंपल है वो फर्टिलाइज हो चुका है और वो एम्ब्रॉय बन गया है। अब इसके बाद उन्हें एक सरोगेट कैंडिडेट की जरूरत पड़ेगी किराए पे कोख लेने के लिए, और वो सरोगेट कैंडिडेट तुम बनोगी। तो मेरी बात समझ रही हो ना? जी। डॉक्टर प्रसाद सरोगेट कैंडिडेट के लिए वहां एक सोशल वर्कर की हेल्प लेती है। मैंने उसका नंबर ढूंढ निकाला है। उसका नाम कादम्बरी है। ओके। तुम मुंबई जाओगी और कादम्बरी से मिलोगी और उसे राजी करोगी कि सरोगेट कैंडिडेट के लिए वो तुम्हें ही चुने, और सरोगसी से ठीक पहले तुम वहां से गायब हो जाओगी। आपका काम हो जाएगा। इनसे मिलो। ये है भारद्वाज सर और ये है साधना। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अचानक गायब हो गई?
कोई मजाक चल रहा है क्या? कोई ऐसा तो नहीं कि हमसे आप पैसे लेने की कोशिश करते हैं? वो मेरा भी फोन नहीं उठा रही, लेकिन उसके घर का एड्रेस मुझे पता है। साधना कहाँ है? साधना? यहाँ तो कोई साधना नहीं रहती है। सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा था। सरगसी फेल हुई, मगर अचानक दामिनी की मौत हो गई। एक बार फिर 14 महीने का लंबा इंतजार मैंने किया। मैंने अपने बेटे के लिए अपने बेटे को माधव के सामने बेटे के रूप में पेश किया। माधव को मैंने राजी कर लिया था कि वो आर्यन को गोद ले ले। बस एक हफ्ते बाद मेरा बेटा आर्यन माधव का वारिस बनने वाला था, उत्तराधिकारी बनने वाला था। लेकिन नहीं, ये 2 टके की नौकरानी जिसको इस घर में आए चंद घंटे भी नहीं हुए, उसने मेरे 20 सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। हाँ। लेकिन अब नहीं आराधना, अब इस घर में सच बोलना तो दूर, तुम सांस लेने में भी घबराओगी। ये इस मेनका का वादा है। अरे ओ चंदा जी, जलेबी दीदी, 4 साल हो गए तुझे इस घर में काम करते हुए। कभी इस घर में झगड़ा होते हुए देखा है? नहीं। और कभी आर्यन बाबा को किसी से डांट पड़ते हुए देखा है? नहीं। अच्छा एक बात बता, इस घर की मालकिन कौन? अरे बता ना। इस घर की मालकिन तो मेनिका मैडम है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं जलेबी दीदी? वो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस घर के नौकरों को पता होना चाहिए कि उनके मालिक का नाम क्या है। और एक बात बता, आज तक तूने मेनिका मैडम को कभी नाराज किया है? राम कसम दीदी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो हमें पहले दिन से इस घर के सारे नियम कायदे समझा दिए थे। वो इसलिए समझाए थे क्योंकि इस घर में नौकरों को काम पे रखने के लिए जिम्मेदारी हमारी थी। और अगर कोई अनजान लड़की हमें बिना बताए इस घर पे काम पे रख ली जाती है तो फिर इसका वही अंजाम होता है जो कल पार्टी में हुआ था। और ऐसा तब होता है जब कोई नौकर अपने आप को बाकियों से ऊपर समझता है। वो सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है। और ये ताजा ताजा खिली कली इसे ये नहीं पता कि इस घर को संभालने की जिम्मेदारी मेनिका मैडम की है। वो हम सबकी मालकिन है, इससे तो उन्हीं के बेटे पे। अब पता नहीं मेनिका मैडम के गुस्से से इसे कौन बचाएगा। मैडम जी आप यहाँ? कल रात अचानक तुम्हें हमारे सर्वेंट क्वार्टर्स में शिफ्ट होना पड़ा। घर में पार्टी चल रही थी, इसलिए हम ठीक से तुम्हारी पहचान नहीं कर पाए। ये घर बरेली में सबसे इज्जतदार और मशहूर घर है। इस घर में हर चीज पूरी तरह से जांच परख की जाती है और ये बात इस घर के नौकरों पर भी लागू होती है। उन्हें काम पर रखने से पहले उनके सारे डिटेल्स देखे जाते हैं। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तुम्हें अपना पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ देना होगा। ये कागजात है ना तुम्हारे पास? नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो तो होगा क्या बोलते हैं उससे? वो राशन कार्ड है? नहीं है। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास? मैडम जी इसके पास तो कोई कागज ही नहीं है इसकी पहचान का। इसे कैसे रख सकते हैं यहाँ पर? निकाल देते हैं इसे आज ही। चल निकल यहाँ से। नहीं, देखिए मुझे ना 1 साल पहले अचानक ही मेरा घर छोड़ना पड़ गया था।
इसलिए मेरे पास मेरे और मेरे बच्चे के कोई भी पहचान पत्र नहीं है। और कहाँ है तुम्हारा ये घर? मुंबई में है। अचानक से मुंबई छोड़ी 1 साल पहले? हम इनसे अकेले में बात करना चाहते हैं। हाँ ठीक है मैडम जी, करिए, बात करिए। ए चंदा, चल 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 बाहर चल। आज तो इसकी खैर नहीं। आज तो मैडम जी इसे इस घर से ही नहीं बल्कि शहर से भी बाहर निकाल देगी। हो सकता है इसे जेल भी करवा दे। रुक, सुनती हूँ। मैडम जी, मुझसे कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि साहब किसी पर गुस्सा करें। उन्होंने बस मुझसे कुछ पूछा और जो भी सच मैं जानती थी वो मैंने उन्हें बता दिया। कल माधव ने सबके सामने ये कहा कि तुम हमेशा सच का साथ देती हो और तुमने बिल्कुल वही किया। अच्छा लगा। लेकिन हमारा भाई तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है। वो कैसे? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कुछ तो है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुमसे नाराज नहीं हैं, क्योंकि तुमने बिल्कुल वही किया जो हमारे भाई ने कहा था। माधव ने हमसे ये भी कहा था कि हम तुम्हारा ख्याल रखें। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम हमें बता सकती हो। नहीं, मुझे तो यहाँ जरूरत से ज्यादा हर चीज मिल गई है। तुमने कहा ना कि तुम मुंबई में रहती थी, तो इतने बड़े शहर में माधव तुम्हें कैसे मिल गया? ऐसे ही रोड के किनारे। मेरा मतलब है कि वो मुंबई में हमारी चौल है ना, ढोलक वाला चौल, तो वहीं रोड के किनारे एक दुकान पर साहब जी मुझे मिले थे। उन्होंने मुझसे थोड़ी बातचीत की, फिर उसके बाद वो हमारे गणपति पंडाल में आए थे। दोबारा वो आनंद सदन में मिले थे मुझे, जहाँ मैं काम करने जाती थी। तुम आनंद सदन में काम करती थी? हाँ। फिर उसके बाद बदायूं में मिले साहब जी। अच्छा। मैडम जी, निकाल दो ना इसे। इस लड़की के सारे जरूरी कागजात तैयार करो फौरन। क्या? जलेबी दीदी, लगता है इस घर के नियम कायदे बदल रहे हैं। पहली बार मेनका मैडम सर्वेंट क्वार्टर आई हैं, वो भी आपसे नहीं उससे मिलने। मैडम ने उसे डांटा है या इनाम दिया, कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ एक लड़की है जिसके पास 4-5 महीने का एक बच्चा है। कह रही थी कि वो मुंबई के ढोलक वाले चौल में रहती थी। हमें तुमसे अर्जेंटली मिलना है। ये कंगन है ना, ये मुझे किसी से गिफ्ट में मिला था, और इसके अंदर देखिए आप ही की दुकान का नाम लिखा हुआ है। एकदम सही कहा आपने, ये कंगन हमारी दुकान के ही बने हैं। और थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें ये कुछ अलग सा निशान भी है। देखिए, जिन्होंने मुझे कंगन दिया था ना, उनका नाम दामिनी है। आप उनके पति का मुझे नाम और पता दे सकते हैं क्या? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। एक मिनट। देखिए बहन जी, ये जो डिजाइन है ना वो बहुत पुरानी है, और ऐसी डिजाइन तो मैंने भी कभी नहीं देखी, और शायद जब से मैं यहाँ आया हूँ ये उसके भी पहले की है, तो मैं इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता। मैं एक काम कर सकता हूँ,
मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, मैं सबसे पूछूंगा और कुछ भी पता चलेगा ना तो मैं आपको ज़रूर फ़ोन पे कुछ बता दूँगा। आप अपना नंबर दे दीजिए मुझे। जी लीजिए। ठीक है, मदद के लिए आपका धन्यवाद। जी। हाँ सेठ जी, हाँ आप लोग देख लीजिए, कुछ दिखाना था। अरे ये निशान तो भारद्वाज फैमिली का ट्रेडमार्क है। उनके हर कॉलेज में ये निशान मौजूद है। पर ये कंगन तुम्हें मिले कहाँ से? सेठ जी, एक लड़की आई थी, मैं देख कर आता हूँ उसे। हाँ देखो देखो। ये भारद्वाज फैमिली का खानदानी कंगन है। उनकी हर पीढ़ी में बड़े बेटे की पत्नी को ये कंगन दिया जाता है। उस लड़की के पास ये कंगन कहाँ से आया और वो भारद्वाज फैमिली का पता क्यों ढूंढ रही है, ये पता लगा। हाँ सेठ जी, उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था, मैं बात करता हूँ। जल्दी। मैडम जी, एक औरत बुर्का पहन के आई है, आपसे मिलना चाहती है। बोल रही है मेहंदी वाली है। हमने किसी मेहंदी वाली को नहीं बुलाया है और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो जलेबी कि हम फजूल लोगों से कभी नहीं मिलते। जाओ, जाकर देखो बात क्या है। मैडम जी, मैंने उससे कहा था लेकिन वो तो जिद कर रही है आपसे मिलने की। बड़ा इंतजार करवाया मैडम जी आपने। बड़ा इंतजार करने के बाद भी हम तुमसे मिलने आए हैं। ये तुम्हारी खुशकिस्मती समझो। कौन हो तुम, क्यों यहाँ आई हो? जलेबी हमसे कह रही थी कि तुम हमसे साधना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम यहाँ क्यों आई? अरे आप ही तो मिलना चाहती थी ना। हाँ, हम तुमसे मिलना चाहते थे लेकिन यहाँ भारद्वाज मैंशन में नहीं। तुम जानती हो ना, माधव तुम्हें अच्छी तरह से जानता है, वो तुम्हें पहचान जाएगा और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो हम सब। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।